नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कंडीशन की जिसकी वजह से आज की जनरेशन में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ रहा है। अगर हम बात करें डेथ रेट की तो एक दिन में कम से कम 1200 बच्चे डेड हो रहे हैं जिनकी डेथ हो जा रही है। अगर हम एक साल की बात करें तो 4,44,000 का इंसिडेंस रेट मैंने अभी तक 2024 का जनवरी तक का देखा है। जो एक मोस्ट कारण होता है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो कंडीशन है डायरिया। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल पेशेंट या कोई भी पेशेंट को लूज मोशन या फिर क्या है कि जो मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं, मल्टीपल एपिसोड जैसे 3 से ज़्यादा बार अगर पेशेंट लूज मोशन या वाटरी स्टूल को पास करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरिया। एक इसकी डेफिनेशन दूसरी है जिसमें हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ। तो उन्होंने बोला है कि डायरिया इज डिफाइंड एज द पासेज ऑफ 3 और मोर लूज लिक्विड स्टूल पर डे। मींस अगर कोई भी पेशेंट 3 से ज्यादा बार लूज मोशन करता है या वाटरी स्टूल पास करता है तो हम क्या बोलते हैं, डायरिया। अगर हम बात करें इसके कारण की, सॉरी टाइप्स की, तो टाइप्स इसके बेसिकली होते हैं जो मैं आपको आप स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट के एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया का मतलब है कि पेशेंट क्या है कि जो कंडीशन है कि लास्ट लेस देन 2 वीक्स से नीचे रहने वाली है। ठीक है, लास्ट लेस देन 2 वीक्स मतलब 2 वीक से कम। अगर हम बात करें क्रोनिक डायरिया की तो इसको हम बोल सकते हैं कि मोर देन 2 वीक्स। ठीक है, मोर देन 2 वीक से ज्यादा हम इसको बोल सकते हैं। और हम बात करें इन्फेक्शियस डायरिया की तो एक कोज होता है बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से। कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स होते हैं वो मैं आगे आपको कॉजेस और etiological फैक्टर में बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करने हैं नॉन इन्फेक्शियस डायरिया। मतलब क्या है कि अभी इन्फेक्शन नहीं है तो किस वजह से कोज हो रहा है, किसी फूड की वजह से, मेडिकेशन के किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या किसी अन्य मेडिकल कंडीशन की वजह से। दूसरा होता है सिक्रीटरी डायरिया। सिक्रीटरी डायरिया होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी डायरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोटिक डायरिया का मतलब है कि पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर तरीके से की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिलिटी रिलेटेड डायरिया। मोटिलिटी का मतलब होता है कि जब पेशेंट का पेरिस्टालसिस मूवमेंट या उसका मोटिलिटी जो इंटेस्टाइन की है वो बढ़ गई है तो उस वजह से क्या होता है, फूड स्पीड अप हो जाता है। मतलब क्या है कि फूड का जो मूवमेंट्स है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है जिसकी वजह से कंटिन्यू पेशेंट फूड को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता और जो खाता है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लामेटरी डायरिया। इन्फ्लामेटरी डायरिया का मतलब है कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गई है, इन्फ्लामेशन। इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गई, इन्फ्लामेशन। जैसे हम बोल सकते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस का ही एक सिम्टम्स होता है डायरिया, जो बेसिकली 5 साल से नीचे वाले बच्चों को ज्यादा अफेक्ट होता है। जो इसमें जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं, जो अफेक्टेड एज ग्रुप होता है वो ज्यादा से ज्यादा किसमें देखा गया है हमें, 5 साल या 5 साल से छोटे बेबी में, ठीक, चिल्ड्रंस में। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शनल डायरिया। फंक्शनल डायरिया का मतलब है कि इसमें कोई भी एग्जैक्ट कोज नहीं है, अंडरलाइन कोज नहीं है, फिर भी कोई डाइट या कोई स्ट्रेस या फिर क्या है कि आपके ब्रेन से या कोई आपकी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है उस कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो जीआई सिस्टम है वो अफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल डायरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से डायरिया कोज होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो डायरिया क्या है। डायरिया एक यूजुअली एक सिम्टम्स होता है, कॉमन सिम्टम्स होता है गैस्ट्रोएंटराइटिस का। समझ आया, जो क्या होता है गैस्ट्रोएंटराइटिस, एक बावल इन्फेक्शन होता है आपके जीआई ट्रैक्ट का, क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो उसका एक कॉमन सिम्टम्स होता है डायरिया, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट कंटिन्यू कंटिन्यू स्टूल पास करता है, 3 और मोर टाइम्स एपिसोड्स आते हैं पेशेंट के वाटरी स्टूल या लूज स्टूल के, तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी कौन सा वो वायरस इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये डायरिया हो जाता है, तो हम बात करते हैं नॉर्वो वायरस और रोटा वायरस, जो अफेक्ट करता है आपकी इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट है पैरासाइट। वो कौन सा पैरासाइट है, जीआरडी इंटेस्टाइनलिस। जीआरडी इंटेस्टाइनलिस एक ऐसा पैरासाइट है जो आपको इन्फेक्टेड वाटर, इन्फेक्टेड फूड या फिर पूर हाइजीन होने की वजह से पेशेंट के अंदर इंजेस्ट हो जाता है, या कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर इनटेक करने की वजह से पेशेंट के इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है, जो आपकी जीआई की या इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाता है। अब देखिए, अगर आप इस वायरस का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको किस तरह का दिखाई देगा, तो ये इस तरह का दिखाई देने वाला है। ठीक है, इसके फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, ये वाले जो पोर्शन देख रहे हैं हेयर रूट टाइप के, इसके फ्लैजिला। तो आप जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो डायरिया को कोज कर सकते हैं। सबसे पहले कोलिस्ट्रीडियम डिफिशियल होगा,
नेक्स्ट होगा साल्मोनेला एंड शिगेल्ला। अब देखिए कोलेस्ट्रियम डेफिशियल की अगर कोई भी आप एग्जामिनेशन स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं या कोई स्लाइड्स बनाते हैं किसी फ्लूइड की, तो उसमें आपको जो कोलेस्ट्रियम डेफिशियल है उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे वो किस तरह नजर आने वाला है, इस तरीके का। ठीक है, इसके भी बहुत सारे फ्लैजेल आपको नजर आने वाले हैं, जिसकी क्या होती है मोटिलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, कि इसका जो मूवमेंट है वो बहुत जाता है, जिसकी वजह से आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और आपके इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और वहां पर जाके क्या करता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर कोजिस। अदर कोजिस क्या है? सबसे पहले अदर कोजिस क्या है? डायबिटीज। अब देखिए डायबिटीज एक ऐसा कोज है कि जिसमें आपका जो ब्लड शुगर होता है वह हाई होने के कारण आपकी इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल, टीनी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, और टीनी ब्लड वेसल्स को डैमेज करने के साथ साथ क्या करता है, धीरे धीरे ये आपकी नर्व को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक कारण ये हो गया डायबिटीज। नेक्स्ट है लेग्जेटिव एब्यूज। लेग्जेटिव एब्यूज का मतलब है जो भी पेशेंट कंटिन्यू स्टूल शॉर्पनर का यूज कर रहा है, स्टूल शॉर्पनर जैसे डल्कोफ्लेक्स, डल्कोफ्लेक्स, इसका क्या कर रहा है, ओवरडोज में अब्यूज कर रहा है। तो ये क्या करता है कि आपके स्टूल को बहुत ज्यादा सॉफ्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लग्जेटिव होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कराते हैं स्टूल के अंदर, और इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कराते हैं, इतना ज्यादा मिक्स कर देते हैं कि पेशेंट को कंटिन्यू डायरेक्ट शिकायत या वो लूज मोशन पास करने लगता है। नेक्स्ट है एल्कोहल एब्यूज। एल्कोहल एब्यूज क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर एल्कोहल का अमाउंट जाता है तो ये आपकी इंटेस्टाइन को एजिटेट करता है। एजिटेट मतलब होता है कि पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाते हैं, इसका फंक्शन बढ़ जाता है। ये क्या कोज करता है दोस्तों? एजिटेट। क्या करता है ये? एजिटेट करता है टू इंटेस्टाइन, जो बाद में जाके क्या करता है, ये आपकी इंटेस्टाइन को स्पीड अप करता है। स्पीड अप मतलब क्या है कि आपकी इंटेस्टाइन का ये जो मोटिलिटी है या फिर उसका जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, जो आपके इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो फूड है, जो भी न्यूट्रिशन लिया है, जो भी फ्लूइड लिया है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, और कंटिन्यू जब उसका स्पीड अप हो जाता है इंटेस्टाइन के मूवमेंट का, तो ये क्या होता है कि ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट है क्रोहन डिजीज। क्रोहन डिजीज क्या होती है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, या इसको हम बोलते हैं सीलिएक डिजीज होती है, या इसको हम बोल सकते हैं माल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया माल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इससे पुरानी वाली वीडियो में आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसमें वहां पे देख सकते हैं। माल ऑब्जॉर्प्शन की जो कंडीशन होती है उसके अंदर सीलिएक स्प्रू डिजीज, आपकी क्रोहन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब कंडीशन किसके अंदर आती है? आईबीडी के अंदर आती है। और इसके अंदर क्या होता है कि देखो क्रोहन डिजीज के जब भी आप किसी ग्लूटीन का जब आप ग्लूटीन का इंटेक करते हैं, ग्लूटीन क्या है? ये एक फॉर्म होती है, किसकी फॉर्म है? फॉर्म ऑफ प्रोटीन की। किसकी फॉर्म है? प्रोटीन की फॉर्म है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये प्रोटीन मिलता कहां से हमें? वेट, बार्ले और ग्रेन। ठीक है, ये हमें यहां से मिलता है। अगर इस किसी पेशेंट को वीट, बार्ले और ग्रेन से फूड एलर्जी है, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो ऑटोइम्यून सिस्टम होता है, ये आपकी इंटेस्टाइन पे एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो इंजर हो जाएगी, वहां पे पेनिट्रेट होगी और वहां पर अल्सर फॉर्म कर दी, जिसकी वजह से जो आपके फूड्स हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इम्बेलेंस होंगे। क्यों इम्बेलेंस होंगे? क्योंकि वहां पे उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी आपको किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है? तो रेडिएशन थेरेपी क्या करता है? ये आपकी हेल्दी सेल को इरिटेट करता है, जो आपकी जो गैस्ट्रिक सिस्टम की, जो आपकी स्टमक की इनर लाइन होती है और जो वहां पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको क्या करता है? ये इरिटेट करता है, जिसकी वजह से आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और नर्व क्या होती है? वो स्टिमुलेट होती है। कौन सी नर्व वहां पर प्रेजेंट होती है? वेगस नर्व। वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाते हैं। तो उसमें एक कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या करता है कि ये आपकी बॉवल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। क्या करता है ये? बोवल एक्टिविटी को इंक्रीज बोवल एक्टिविटी। ठीक है, बोवल एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, जो फूड प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के उसके ऊपर, ये क्या करता है? उसके ऊपर फोर्स लगाता है।
फोर्स इन द सेंस की मतलब क्या है कि उसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसकी वजह से ये फोर्स लगने के साथ साथ जो आपकी गटवाल है वो फूड को जल्दी से जल्दी क्या करती है, एम्प्टी करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है, एम्प्टी। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये भी पेरिस्टालसिस इंक्रीज होने की वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी अलग कोजिस। अलग कोजिस क्या हो सकते हैं, क्रोनिक डायरिया जैसे कोई भाई माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बताया है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जैसे हमारी सिलिक स्प्रू डिजीज हो गई। सिलिक स्प्रू डिजीज क्या है कि ये भी आपकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन होती है जिसमें जिस पेशेंट कोई पेशेंट होता है कि वो किसका इंटेक कर रहा है, ये सिलिक स्प्रू। मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सिलिक स्प्रू, क्रोहन डिजीज, ये क्या होती है हमारी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मतलब क्या है कि पेशेंट कंटिन्यू अगर प्रोटीन इंटेक कर रहा है और प्रोटीन इंटेक कहां से ले रहा है, फूड किससे, सबसे पहले बार्ले, व्हीट और ग्रीन, जिसमें इसमें हमें व्हीट और ग्रीन बार्ले से क्या मिलता है, ग्लूटीन। जो ग्लूटीन क्या है कि प्रोटीन की फॉर्म होती है। अब जब पेशेंट को इन चीज से एलर्जी होगी तो आपकी जो एंटीबॉडीज होती है, आपका ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इंटेस्टाइन के ऊपर एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन इंजर्ड हो जाती है और फूड को अच्छे से प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी इम्बेलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया आपका, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कंडीशन क्या करती है कि ये भी फूड को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। नेक्स्ट है फूड इंटॉलरेंस एंड नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। फूड इंटॉलरेंस का मतलब है अगर कोई पेशेंट डेयरी प्रोडक्ट या लैक्टोज का इंटेक कर रहा है और वो प्रॉपर तरीके से उससे एलर्जी फील कर रहा है, मीन आपकी बॉडी उससे एलर्जी हो रही है, एलर्जी रिएक्ट कर रही है, तो एलर्जन रिएक्ट कर रही है, तो ये कंडीशन क्या होता है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट इंटॉलरेंस होता है वो प्रॉपर तरीके से फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी जो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, आपकी इनर लाइन जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है वो भी पेनिट्रेट होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लोटिंग होती है, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया जैसी शिकायत रहती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान क्या रखना है, देखो इंपॉर्टेंट इसमें हमें ध्यान रखना है कि रोटा वायरस एक सीरियस पैथोजन होता है गैस्ट्रोएंटराइटिस का, जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस क्या सिम्टम शो करती है, डायरिया। ये तो आपका हो गया, ठीक है। रोटा वायरस क्या कर रहा है, ये सीरियस कोज है किसका, गैस्ट्रोएंटराइटिस का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डायरिया कोज कर रहा है, कोज डायरिया। एक तो कोज ये हो गया। दूसरा कोज था अगर कोई बेबी या कोई चिल्ड्रन 3 से 24 मंथ मतलब कि 3 महीने से लेकर अगर 2 साल का कोई चिल्ड्रन है और वो किसी अन्य कंडीशन मतलब अदर कंडीशन से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है, तो क्या करते हैं कि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है ये वन ऑफ मोस्ट कोज होता है बच्चे में डायरिया खिलाने का। मतलब क्या है कि गैस्ट्रोएंटाइटिस को कोज करने को, गैस्ट्रोएंटाइटिस किसको कोज करेगा, आपके डायरिया को। तो एक कारण ये होता है कि ये 2 कारण होते हैं कि बच्चे में डायरिया कोज हो गया है। जैसे क्या होता है कि पेशेंट आप हेल्दी चिल्ड्रन लेके गए हॉस्पिटल साइट्स पे और बच्चे को क्या किया आपने हॉस्पिटल साइट्स के फ्लोर पे या वहां के एनवायरनमेंट पे आपने बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दिया है और वहां पे वो कर्टन को या फिर बेडशीट को या बेड को और वहां के फ्लोर को टच करके वही कंटामिनेटेड हैंड को अपने माउथ तक लेके जा रहा है, तो उस हैंड इन्फेक्टेड हैंड से वो सेम इन्फेक्शन आपके बच्चे के इंटेस्टाइन में जाकर के क्या करता है, वहां पर इन्फेक्शन को कोज करता है, जिसकी वजह से बच्चे को क्या हो जाता है, डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है। देखो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि कंडीशन किस तरीके से अराइज हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर पेशेंट लैक्टोज इंटेक कर रहा है और वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी के अंदर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेक नहीं हो रहा है या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो लैक्टोज क्या करेगा, मोलिक्यूल एक्सर्ट करेगा, ऑस्मोटिक पुल करेगा। मींस क्या है कि जो आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा और फ्लूइड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। एक एक चीज होता है कि आपका एसोसिएटेड विद कोलेरा, मतलब क्या है कि आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से एक क्या हो रहा है, वाटर सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, वाटर सिक्रीशन आपके इंटेस्टाइन के ज्यादा हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा है, जो फूड के साथ मिक्स होकर के क्या करता है आपके फूड को या स्टूल को जब बहुत ज्यादा लूज करने के साथ साथ आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाते हैं। एक कारण ये हो गया। दूसरा है कि जब आप कोई भी पेशेंट न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, डाइटरी पैटर्न उसका ठीक है और हमारी इंटेस्टाइन उसको क्या कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, दूसरी कंडीशन की वजह से हो सकता है पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है पेशेंट को गैस्ट्रोएंटराइटिस की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। एक कारण हो सकता है ड्रग्स, कि पेशेंट को किसी ड्रग से क्या हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गई या पेशेंट की ड्रग्स ने एम्प्टी स्टमक लेके पेशेंट ने एडवर्स इफेक्ट कोज कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट का जीआई सिस्टम क्या हो गया, वो अपसेट हो गया, जिसकी वजह से उसके डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली 3 कंडीशन है जिसमें हम क्या करते हैं, ये कंडीशन कोज करती है। एक हो गया आपका सबसे पहले
पेशेंट ने लैक्टोज इंटॉलरेंस या डेयरी प्रोडक्ट का प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन ना होना या उसे एब्जॉर्ब ना करना। दूसरा होता है कि किसी बैक्टीरिया किसी वायरस की वजह से। थर्ड होता है कि डाइटरी पैटर्न का सही तरीके से एब्जॉर्ब ना होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या हैं वो सबसे पहले है तो हम बात करते हैं पेशेंट को जब सबसे पहले जो इनिशियल एपिसोड आते हैं डायरिया के, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा आपको, वाटरी स्टूल। मीन्स क्या है कि जो लूज की फ्रीक्वेंसी है उसका करेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, वाटरी। नेक्स्ट है इसमें आपको अगर पेशेंट को ज्यादा एपिसोड्स डायरिया का आए तो पेशेंट किसकी तरफ जा रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की तरफ। और वही डिहाइड्रेशन किसको कॉज कर रहा है, श्रंकन आई, मतलब जो आंखें हैं वो धसी, जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी होती है वो धसी हुई नजर आएंगी, श्रंक हो जाएंगी। ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है एब्डोमिनल क्रैम्प, पेशेंट को रहने वाले हैं, एब्डोमिनल पेन रहने वाला है, पेशेंट को एक्स्ट्रा जो हमारी वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से नोजिया वोमिटिंग होने वाली है। पेशेंट का जो स्टूल है, ये स्टूल है, करेक्टर ऑफ स्टूल कैसा रहेगा, थिन रहेगा और लूज रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट को फीलिंग रहेगी कि उसको बाउल साउंड की या बाउल पास करने के लिए अर्जेंसी हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट की जो स्किन है वो ड्राई रहेगी, पेशेंट के नोस्ट्रिल्स म्यूकस हैं वो क्या रहेंगे, ड्राई रहेंगे। पेशेंट का माउथ क्या रहेगा, ड्राई रहेगा। पेशेंट की जो टंग है वो भी ड्राई रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से पेशेंट में डिहाइड्रेशन होने की वजह से बहुत सारी ड्राइनेस हमें स्किन के ऊपर, माउथ के ऊपर और म्यूकस के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट का स्टूल क्या, जो हम कैरेक्टर देखते हैं कि कभी कभी पेशेंट को हम क्या बोलते हैं कि जो स्टूल है उसके अंदर ब्लड भी शिकायत रह सकती है, मतलब ब्लड स्टूल रह सकता है। दूसरा हम पेशेंट को, अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसके हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन के लिए हम दूसरे सिम्टम्स देखेंगे। पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होने की वजह से बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो एसोसिएट हो सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीशियम हो गया, आपका कैल्शियम होगा, ये क्या हो सकते हैं, इंबैलेंस हो सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे पेशेंट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पेशेंट का कंटिन्यू क्या हो रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जो फूड बाहर निकल रहा है तो वहां पर क्या रह जाता है, वहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एसिड रहता है, क्योंकि एल्कलाई तो हमारा कहां से निकल गया, हमारा कार्बोनेटेड वाटर कहां से निकल गया, कार्बोनिक जो हमारा कार्बोनेट होता है वो कहां पर निकल गया, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से, किसके थ्रू, स्टूल के थ्रू। तो वहां पर क्या बचा, हमारा एसिडोसिस। तो उस एसिडोसिस की वजह से क्या होगा कि जो हमारा एसिडोसिस बनता है तो क्या होता है इसमें कार्बोनेट जो हमारा प्रोडक्ट है SCO3 निगेटिव, अगर ये भी अमाउंट इसका कम हो रहा है SCO3 निगेटिव का, तो ये क्या करता है, किसको कॉज करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। नेक्स्ट है बावल इनकॉन्टिनेंस। बावल इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट का जो स्पिंटर है वो लूज हो जाएंगे, कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जो स्पिंटर है वो भी लूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को बावल इनकॉन्टिनेंस होगा। नेक्स्ट है फैटीग, पेशेंट को रहने वाला है सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से, पेशेंट को टायर्डनेस रहेगी सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब क्या है कि हमें किस तरीके से कंडीशन को डायग्नोस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब पेशेंट का आप हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपसे पेशेंट से पूछना है, या पेशेंट अगर एबल नहीं है बताने के तो पेशेंट के अटेंडेंट से आप पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या देखना है कि पेशेंट का जो स्टूल है उसका करेक्टर देखना है। करेक्टर इन द सेंस कि हमें किस तरीके का उसका करेक्टर है, वो थिन है, स्टूल वाटरी है या लूज है। दूसरा कितना अमाउंट पास कर रहा है, मोर देन 500 अगर कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोर देन 500 अगर स्टूल 500 ml स्टूल पास कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी डायरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी डायरिया। फिर उसके बाद हम करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया हम पूछते हैं कि पेशेंट ने स्टूल कितनी बार पास किया, अगर मोर देन 3 टाइम्स आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि डायरिया है। अगर पेशेंट से फिर हम पूछते हैं कि टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन मतलब क्या है कि कितना टाइम हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इस तरीके से अगर हम पूछते हैं तो पेशेंट अगर बताता है कि मोर देन 2 वीक्स है तो हम क्रोनिक डायरिया को बोलते हैं। अगर लेस देन 2 वीक्स है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट डायरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप किसी पेशेंट का करते हैं तो सबसे पहले आप इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में आप देखेंगे पेशेंट की जो स्किन है वो कैसी दिखाई देगी, आपको ड्राई दिखाई देने वाली है, पेशेंट की टंग आपको ड्राई दिखाई देने वाली है। दूसरा पेशेंट का अगर म्यूकस आप माउथ देखते हैं तो क्या होगा, वो भी ड्राई दिखाई देने वाला है, और पेशेंट के नोस्ट्रिल्स जो हैं वो भी ड्राई दिखाई देने वाले हैं। अगर आप पेशेंट का ऑर्बिटल कैविटी चेक करते हैं तो आई श्रंकन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपका जितने पेशेंट का इनटेक आउटपुट है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है, जिससे क्या है कि पेशेंट को हम हाइपोवोलेमिक शॉक से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है माइल्ड मॉडरेट डिहाइड्रेशन सिम्टम्स।
मींस क्या कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को माइल्ड डिहाइड्रेशन में कौन से सिम्टम्स थे और सीवियर डिहाइड्रेशन में कौन से सिम्टम्स थे। जैसे क्या होता है कि सीवियर डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने वाला है। अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है, जैसे कि पोटेशियम का हो जाता है, तो कार्डियक सिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट होगा। सोडियम का होता है कि आपके ब्रेन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन होंगे, मसल की स्ट्रेंथ जो कि वीकनेस हो जाएगी, पेशेंट वीकनेस फील करेगा, फटीग फील करेगा। तो ये क्या हो जाते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें और क्या करना है। पेशेंट का हमें स्टूल सैंपल लेना है। स्टूल सैंपल हम क्या करते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्ट कोज क्या है पैथोजन का, या कौन सा पैथोजन स्टूल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम देखते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है। हम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का उसमें आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी जांच देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरम ऑस्मोलैलिटी। सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या है कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर होता है आपके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को, किस तरीके से फ्लूइड और इंबैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो एक क्या होता है कि सीरम ऑस्मोलैलिटी हम चेक करते हैं। जो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 275 टू 295 एम ओस्मोल होती है पर केजी, एम ओस्मोल। ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल किसका, सीरम ऑस्मोलैलिटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबीजी। एबीजी आप किस लिए कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे आर्टिकल एबीजी में, SO3 नेगेटिव और हम पीएच देखेंगे ब्लड का। ठीक है, नेक्स्ट सिग्मोइडस्कोपी करेंगे। सिग्मोइडस्कोपी में आप देखेंगे जो इंटेस्टाइन की बाउल मिकोसा है उसका विजुअलाइजेशन करें कि वहां पे स्टेटोरिया तो प्रेजेंट नहीं है, वहां पर कोई इंजरी तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं फॉर्म हो रखा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलोनोस्कोपी टू विजुअलाइज कोलोन, मतलब क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन का एग्जामिनेशन करेंगे आप वहां पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब क्या है कि मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं। मैनेजमेंट देखो कि सबसे पहले अगर पेशेंट को माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो सबसे पहले आप क्या कर लें, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। मतलब क्या है कि अगर पेशेंट को माइल्ड है तो ये 3 से 4 डेज में ठीक हो जाने वाला है। कौन सा इसमें रिहाइड्रेशन देंगे हम, पेशेंट को ORS का रिहाइड्रेशन देंगे कंटिन्यू पेशेंट का, जिससे क्या है कि जो पेशेंट के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे पेशेंट को जो भी पेशेंट का सॉल्यूशन है, मतलब आईवी फ्लूइड्स थेरेपी हम पेशेंट को देंगे। अगर पेशेंट ज्यादा सीवियर कंडीशन में तो आप ओरल इंटेक पेशेंट का बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या है कि जो पेशेंट का फ्लूइड इंबैलेंस है वो अच्छे से मेंटेन रह सके। नेक्स्ट है अवॉइड कार्बोनेटेड बेवरेज। अवॉइड कार्बोनेटेड बेवरेज मतलब क्या है कि जैसे आपकी कोक हो गई, कोका कोला हो गई, ये कोक ड्रिंक्स हो गए जितने भी, इसमें क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर गैस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा इनके अंदर प्रेजेंट होता है शुगर। ठीक है, शुगर शुगर इतने अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि ये आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ने की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होंगे, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, आपका जो फूड जो भी स्टूल्स है वो जल्दी जल्दी पास होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है कंटिन्यू पेशेंट जो भी खा रहा है बाहर निकल रहा है, तो पेशेंट को हमें क्या करना है, एनपीओ मतलब है कि नथिंग बाय माउथ या नील पर ओरल। पेशेंट को हमें बोल देना है कि अब माउथ से कुछ नहीं लेना है, जितना भी उसको देना आप आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी से ही देंगे। और पेशेंट को एजुकेट करेंगे वो प्रॉपर तरीके से रेस्ट करे और क्या करे, पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी दें। मतलब क्या है कि आप नॉर्मल सलाइन पेशेंट को दे सकते हैं 0.9%। अगर पेशेंट का जो भी ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है तो आप उसमें क्या करें, D5 दे सकते हैं, D25 दे सकते हैं, रिंगल लैक्टेट तक दे सकते हैं, डेक्सट्रोज दे सकते हैं पेशेंट को। इस तरह के फ्लूइड आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जैसे पेप्टो बिस्मोल बिस्मथ सेब्सैलिसिलेट, ये मेडिकेशन होती है जो काउंटर ड्रग्स होती है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको पेशेंट को 100 mg पर केजी के हिसाब से हमें देनी है। अगर आप बेबी को दे रहे हैं तो चिल्ड्रंस के लिए या बेबी के लिए इसकी जो डोज रहती है, इसके क्या होते हैं, सस्पेंशन भी आते हैं। ठीक है, चाइल्ड के लिए तो होता है 262 mg पर ओरली। ठीक है, 262 mg 262 mg पर ओरली चिल्ड्रंस को देते हैं। नेक्स्ट हम देंगे इमोडियम प्लस। इमोडियम प्लस क्या होती है कि आपकी एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होती है जो आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम करती है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम करती है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो उसके मूवमेंट होता है उसको कम करती है। तो इसमें मेडिकेशन आती है आपकी लोप्रामाइड, हाइड्रोक्लोराइड प्लस सिमेथिकोन। ठीक है, तो ये होती है ड्रग्स आपकी 2 mg पर कैप। ठीक है, मतलब 2 mg का इसका कैप्सूल होता है। ठीक है, कैप्सूल फॉर्म में आता है। तो आप लोप्रामाइड को नॉर्मल मेडिकेशन से मेडिकल फार्मेसी या केमिस्ट से ले सकते हैं, या ये भी मेडिकेशन आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके और भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन या कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में हो सकते हैं। तो आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट
जब भी आप ये मेडिकेशन लें तो आपकी जो इसकी इनिशियल डोज रहती है वो क्या रहती है, 4 mg रहती है। कितनी रहती है, 4 mg इनिशियल डोज। मतलब क्या है कि पेशेंट को 2 कैप्सूल पेशेंट को लेने हैं। इनिशियल डोज में कितना लेना है, अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन या सीवियर डायरिया है तो उसमें आपको क्या करना है कि पेशेंट को 2 कैप्सूल जो इनिशियल डोज में लेते हैं। दो इनिशियल डोज मतलब 2 कैप्सूल, ठीक है। मैंने एक कैप्सूल कितना बताया आपको, 2 mg का, ठीक है। तो आपको 2 कैप्सूल लेने हैं। फिर बाद में पेशेंट का जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ORS है, वो कंटिन्यू हमें मेंटेन करके रखना है, जो हमें पेशेंट को कंटिन्यू देते रहना है। इसके सैशेट आते हैं ओरल रिहाइड्रेशन के, जिसके अंदर हमारे जो सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं वो प्रॉपर अमाउंट में इंग्रेडिएंट बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक देंगे। एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि पेशेंट का जो एचसीएल सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड का सिक्रीशन जा रहा है, उसको कम करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या देंगे, एट्रोपिन या फिर बेलेडोना एल्केलॉइड्स। बेलेडोना एल्केलॉइड्स ये प्लांट बेस जो आपके एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, बेलेडोना एल्केलॉइड्स ये प्लांट बेस होते हैं, जिनको हम डोनाटल भी बोलते हैं। अब डोनाटल क्या होते हैं कि ये प्लांट, बेलेडोना एक प्लांट बेस एंटीकोलिनर्जिक है जो आपकी इंटेस्टाइन के सिक्रीशन को कम करते हैं। जब भी ये क्या, देखो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, एंटीकोलिनिक एजेंट डिक्रीज द एसिड प्रोडक्शन। देखिए इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर रहा है, एसिड प्रोडक्शन को कम कर रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन के सिक्रीशन को कम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका गटवाल का जो मूवमेंट है, जो आपके इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट कंटिन्यू जो उसका स्टूल पास कर रहा था उसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस या रिडक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी कंडीशन थी, जिसकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है और सबको जानना इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है और शॉक होने की वजह से पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। बेसिकली इस कंडीशन को लोग गांव देहात में या तो शहर में भी क्या करते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं कि इसको लापरवाही बरतने की वजह से पेशेंट जो होता है, उनका जो चिल्ड्रन होते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। कुछ होम रेमेडीज का यूज करते हैं, पर होम रेमेडीज तब तक सीमित है जब तक कंडीशन माइल्ड है या कोई 1-2 एपिसोड्स आए हैं तब तक। पर इसको मैं कहूंगा कि इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये कंडीशन के जो मोर्टिलिटी रेट है वो 9.1% है ओवरऑल पॉपुलेशन का। ओवरऑल पॉपुलेशन का मतलब समझ रहे हैं 4,44,000 जो बच्चों की डेथ हो रही है पर ईयर, वो इस डायरिया की वजह से ही हो रही है। अगर मैं बात करूं पर डे की तो 1200 जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से डेड हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरिया की वजह से। अगर मैं बात करूं डायरिया का जो दूसरा नेम होता है दोस्तों, वो डायरिया का दूसरा नाम होता है डायसेंट्री, द रंस और द ट्रोट्स। इसका ऑल्सो नोन एज डायरिया, ऑल्सो नोन एज द रंस, द ट्रोट्स और डायसेंट्री। अब डायसेंट्री क्या होता है, जब पेशेंट का स्टूल के अंदर ब्लड का अमाउंट आना स्टार्ट हो गया है, मतलब स्टूल में क्या है, ब्लड आना स्टार्ट, इसको हम बोलते हैं ब्लडी डायरिया। तो इसको हम ब्लडी डायरिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक इसके कुछ नाम थे, एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी कि दारंस की कंडीशन से पेशेंट एडमिट हुआ है तो हमें सबसे पहले बेस्ट मैनेजमेंट क्या रहेगा, बेस्ट मैनेजमेंट आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले पेशेंट का आपने इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है। दूसरा आपको पेशेंट का तुरंत, अगर पेशेंट का आउटपुट ठीक आ रहा है तो नॉर्मल आप रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट ओरली दे सकते हैं। अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे और कंटिन्यू पेशेंट का आउटपुट इनपुट चार्ट मॉनिटर करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ भी आएगी। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपको थैंक यू बोलता हूँ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।